हेलो बेटा। तो अभी लाइव क्लास में तो हम लोग आपके डाउट ही ले पाए, बट एंजियोस्पर्म का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और थोड़ा सा आगे का पढ़ा देता हूं। आज टेस्ट जो है वो तो आपको पता ही कि अपना एनजीओ पे अपना जिम्नो पे टेडोफाइटा पे बेस होगा। हाँ, बट एनजीओ भी अपना सिलेबस में है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता देते हैं। जो आपके रिसेंटली अभी असाइनमेंट में क्वेश्चन में एक था कि सीड जो होते हैं वो एल्ब्यूमिनियस सीड है, डाइकोटिलेडन क्या है, मोनोकोट क्या है, तो ये बातें हम अभी आपके साथ में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिएगा बेटा जी, आप लोगों ने लास्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था कि सर फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन का जो टाइप होता है बेटा, जिसका नाम होता है डबल फर्टिलाइजेशन। आपने कहा वन ऑफ द मेल गैमेट गेट फ्यूज विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट, and the another male gamete fuse with the secondary nucleus to form the primary endosperm cell or the primary endosperm nuclei। और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो थी वो बेटा जी अपने आप को डिवाइड करके एंडोस्पर्म को बनाती है। और आपने वहां देखा कि एंडोस्पर्म के बनने के दो तरीके हैं, या तो वहां पे था बेटा जी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, या फिर बेटा था वहां पे सेलुलर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर में आपने कहा कि सर पहले रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर दो कंडीशन होती है, आइदर पार्शियल साइटोकाइनेसिस होगा या फिर कंप्लीट साइटोकाइनेसिस होगा। वो दो बातें आपने पढ़ी। फिर आपने तीसरी बात जानी थी कि सर सेलुलर एंडोस्पर्म जब होता है तो उसमें क्या होता है, एवरी कैरियो इज फॉलोड बाय द साइटो। ये दो बातें आपने कर ली। और आपने कहा था एक न्यूट्रिटिव चीज बन के तैयार हो गई, और वो न्यूट्रिटिव चीज जो बनी वो है एंडोस्पर्म, जिसका काम है बेटा जी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, अब जरा वर्ड को समझ के देखते हैं, जाइगोट के साथ क्या होगा। आपने कहा सर एंडोस्पर्म बन गया, अभी जाइगोट को न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मिलेगा तो ये एम्ब्रियो बनाएगा। अब हमने जब इस एम्ब्रियो को देखा तो हमने ये देखा ये एम्ब्रियो जो है ये भी अपने अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड को बनाएगा। ये एम्ब्रियो अपने अंदर स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड को बनाएगा, ताकि जब ये एम्ब्रियो उस सीड से अपने आप को जर्मिनेट करेगा उस टाइम पे ये उस फूड का यूज कर सके और सीड अपने आप को जर्मिनेट कर सके। तो ये भी एम्ब्रियो भी अपने पास में खाने को स्टोर करेगा एक फॉर्म में। और मैं कहूंगा यहां पे जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड बनेगा उसका नाम होगा बेटा जी कोटिलीडन। तो देखो कुछ वर्ड्स को समझ के देखो, छोटे छोटे वर्ड को समझो। आपने सबसे पहले एक वर्ड पढ़ा था टेप्टम। प्रिया जी आपने कहा टेप्टम भी सर न्यूट्रिटिव है नेचर में, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को ये न्यूट्रिशन देता है। याद रखना ये न्यूट्रिशन देता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है, आपने अगला नाम पढ़ा था न्यूसेलस, ये भी न्यूट्रिटिव है, ये भी न्यूट्रिटिव है, बट ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेटा जी आपके डेवलपिंग मेगास्पोर को। ये फीमेल में होता है, ओव्यूल में होता है, और ये डेवलपिंग मेगास्पोर को न्यूट्रिशन देता है, बट न्यूट्रिटिव ये भी है। फिर आपने वर्ड पढ़ा एंडोस्पर्म। आपने कहा सर ये भी न्यूट्रिटिव है, बट ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा उस टाइम पे उसे जो न्यूट्रिशन देने वाला स्ट्रक्चर है वो कौन है, एंडोस्पर्म में। तो वंशिका जी दिमाग में एक पॉइंट आता है, सर तीनों न्यूट्रिटिव है, पर तीनों स्ट्रक्चर न्यूट्रिटिव है, तीनों के पास स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, बट तीनों अलग अलग स्टेज में बनते हैं, अलग अलग जगह बनते हैं, और वो अलग अलग चीजों को खाना देते हैं। ये बनता है मेल के माइक्रोस्पोरेंजियम में, ये बनता है फीमेल के मेगास्पोरेंजियम में, और ये बनता है बेटा जी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ताकि ये न्यूट्रिशन दे सके उस जाइगोट को, ताकि वो जाइगोट डेवलप होके बना सके एम्ब्रियो। और अब आपका तीसरा वर्ड आता है, फोर्थ वर्ड आता है, और वो वर्ड है बेटा जी कोटिलीडन। ये भी न्यूट्रिटिव है, ये भी न्यूट्रिटिव है, बट अब पॉइंट आता है तरुण ये खाना किसको देगा, ये न्यूट्रिशन किसको देगा। तो श्रुति दिमाग में पॉइंट आता है ये न्यूट्रिशन देगा कि जो एम्ब्रियो बन चुका है वो एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो डूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो और ए सीड, एक सीड अपने आप को जर्मिनेट करके एक प्लांटलेट देगा, एक सीडलिंग को पैदा करेगा। उस टाइम पे जो उसे न्यूट्रिशन दे रहा है
उस स्टोर फॉर्म का नाम क्या है? कोटिलिडन। तो ये चारों फंक्शन में तो न्यूट्रिटिव हैं, बट अलग अलग जगह बनते हैं और अलग अलग चीजों को खाना देते हैं, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, अब आपने कहा सर इस एम्ब्रियो में कोटिलिडन कितने बने, उसके बेसिस पे आपने एंजियोस्पर्म को क्लासिफाई कर दिया। और क्या बोला आपने? आपने डायग्राम बना दिया ये जबरदस्त सा, एक फाइनल मैच्योर एम्ब्रियो का डायग्राम। कैसे बना? जब आप +2 क्लास में हो जाओगे तो भैया जी पूरा मैकेनिज्म आपको समझाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे हैं, समझना बेटा जी। ये होता है बेटा जी रूट कैप, बोलो रेडिकल कैप ना बोल के आप इसे रूट कैप बोलो। ये होता है बेटा रेडिकल, ये दोनों है बेटा जी कोटिलिडन, और यहां टिप पे होता है बेटा जी प्लूम्यूल। अब कुछ वर्ड और यूज होते हैं, मैं कहूंगी ये वाला जो रीजन है इसका नाम होता है हाइपोकोटाइल, और ये वाला जो रीजन है उसका नाम होता है एपिकोटाइल। जरा समझो वर्ड को। सर ये एम्ब्रियो का एक्सिस है, मैंने प्रिया जी बोला ये एम्ब्रियो एक्सिस है, नीचे की साइड में है रेडिकल और ऊपर बैठा है बेटा जी प्लूम्यूल। ये दो एम्ब्रियो के एक्सिस है। देखो ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है। ये रेडिकल जब जर्मिनेट होगा तो ये डेवलप करेगा सर रूट को, और प्लूम्यूल डेवलप होके पैदा करेगा सूट को, या आप कह रहे हो स्टेम जो होगा वो इससे पैदा होने वाला है। ठीक बात है। तो मैं कहूंगा इसी एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर ये कोटिलिडन अटैच हो रहा है, इसी एम्ब्रियो एक्सिस के ऊपर ये कोटिलिडन अटैच हो रहा है। तो मैं कहूंगा इस एम्ब्रियो एक्सिस का वो पार्ट दैट इज प्रेजेंट बिलो द अटैचमेंट ऑफ द कोटिलिडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल। हाइपो बोले तो नीचे। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस, समीर वर्ड को सुनना, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस दैट इज प्रेजेंट बिलो the point of attachment of the cotyledon on the embryo axis। 10वीं क्लास में आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी की बुक में कुछ ऐसा वर्ड पढ़ा होगा, कुछ ऐसा डायग्राम देखा होगा, जहां तक मुझे रिकॉल हो रहा है कि ऐसे करके सर एक बनाया हुआ डायग्राम था हमारी 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक में। वहां ऐसा कुछ लिखा है, ये सर कोटिलिडन है, ये सर रेडिकल है, ये सर प्लूम्यूल है। बिल्कुल पढ़ा है आपने, ये डायग्राम पढ़ा है 10वीं क्लास के एनसीईआरटी बुक में। सुनिएगा, अब ये कोटिलिडन यहां अटैच हो रहा है, रेडिकल ये है, ये प्लूम्यूल है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये कहां प्रेजेंट है? इस एम्ब्रियो एक्सिस के उस पार्ट में जो अटैचमेंट साइड से नीचे प्रेजेंट है। तो मैंने डेफिनेशन क्या बना दी? द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस। निधि क्या बोल रहा हूं मैं? द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस दैट इज प्रेजेंट बिलो नीचे, below the attachment site of the cotyledon on the embryo axis। एक एम्ब्रियो एक्सिस पे जहां कोटिलिडन आके जुड़ा, उस जुड़ने की साइड से नीचे का जो हिस्सा है वही तो मानसी क्या है बेटा जी? यहां पे आपका हाइपोकोटाइल। देखो नाम देखो, नाम देखो, हाइपोकोटाइल। हाइपो बोले तो नीचे, कोटाइल बोले तो कोटिलिडन। आपने कहा सर ये ऊपर का हिस्सा, मैं कहूंगा ये अबाउट द अटैचमेंट साइड से ऊपर है। तो अब अगर ये ऊपर है तो समीर जी, असीम जी, मैं इस ऊपर वाले साइड को क्या बोलूंगा? ये है एपिकोटाइल। एपी बोले तो ऊपर। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस
present above the attachment site of the cotyledon on the embryo axis is known as epicotyle. क्लियर? हाँ कि ना? ये पॉइंट है मेरे भाई. अब पॉइंट को समझो. यहां पे सर कोटलेडन का नंबर 1 नहीं 2 है, तो सर मैं इसे कहूंगा ये प्लांट है डाइकोटिलेडनी, या मैं कहूंगा डाइकोटिलेडन, ये प्लांट है. ओके. जैसे आप कह सकते हो आपका मस्टर्ड है जो, ये सब आपके डाइकोटिलेडन है बेटा जी. अब देखिएगा, आपके कुछ मोनोकोट की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं. देखो मेरे भाई, देखो बेटा जी, इसी डायग्राम में समझ के देखो. यहां पे चिंकी बेटा, अगर अब 2 नहीं एक ही कोटलेडन हो तो मैं कहूंगा ये वाला कोटलेडन अगर नहीं है तो आप कहोगे सर एक ही प्रेजेंट है. तो देखो बेटा जी, ये जो साइड में है ये है कोटिलीडन, तो सर इसके साइड में ये वाला जो पार्ट वो क्या है? मैं कहूंगा ये है बेटा जी प्लूम्यूल, यानी कि सूट एपेक्स. अब सर अगर इस सेकेंडरी कोटिलीडन का कोई रिमेनिंग होगा तो यहीं कहीं छोटे से रूप में प्रेजेंट होगा. तो देखो मेरे भाई, ये वाला पार्ट होता है उसका नाम होता है एपीब्लास्ट. क्या होता है एपीब्लास्ट? रिमेनिंग ऑफ सेकेंडरी कोटिलीडन. रिमेनिंग ऑफ द सेकेंडरी कोटिलीडन की अगर भाई डाइकोट में जो दूसरा आना था वो यहां से आना था बट वो आया नहीं, वो रिड्यूस फॉर्म में, वो छोटा सा प्रेजेंट है, ये उसके रिमेनिंग का नाम होता है एपीब्लास्ट. आपने कहा सर ये जो प्रेजेंट है वो क्या है? रूट कैप है, ये क्या है? रेडिकल. ये पार्ट है. अब एक पार्ट को समझते हैं. सर आपने यहां पे कुछ एक और चीज बना रखी है, इस प्लूम्यूल के ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो इसका नाम होता है बेटा जी कोलेप्टाइल. मतलब क्या होता है चिंकी बेटा? इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ओवर सूट एपेक्स और प्लूम्यूल, ये भी कह सकते हैं. ऐसे ही बेटा जी यहां भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है और उसका नाम होता है कोलेराइजा. सेम डेफिनेशन, द प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ओवर द रेडिकल. रेडिकल पे रूट एपेक्स के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम बोलते हैं बेटा कोलेराइजा. कोलेप्टाइल जो होती है बेटा जी, इट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर, और ये बेटा जी होती हमेशा नॉन ग्रीन इन कलर. ये बेटा अगर ग्रीन है तो मतलब ये फोटोसिंथेटिक है, और ये नॉन ग्रीन है तो मतलब ये नॉन फोटोसिंथेटिक है. अब कोटिलीडन का नंबर 1 ही है तो मैं कहूंगा ये फीचर है बेटा जी मोनोकोट प्लांट का. आप लोग गांव में अगर रहते हैं तो आप वहां पे कभी देखना, गेहूं जब ग्रो होता है, अभी सीजन आ गया है, सर्दी आएंगी अभी, तो अभी गेहूं को, सरसों को बोने का टाइम आ गया, तो गेहूं को जब बोएंगे, वीट इज द एग्जांपल ऑफ द मोनोकोट. तो आप देखना बेटा जी, गेहूं जब धरती से निकल के आता है तो बिल्कुल एक धागे का जैसा होता है, एक बाल के जैसा होता है जो बाहर निकल के आया, उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, फिर वो प्रोटेक्टिव कवरिंग रैप्चर होती है और उसके अंदर से पत्ते निकल के आते हैं. वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग जो बाहर निकल के आई थी ना बेटा जी, वो है आपका यहाँ पे कोलेप्टाइल. मैं आपको पिक सेंड करूंगा एक जर्मिनेटिंग वीट का बेटा, उसके बाहर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो बेटा जी आपको कोलेप्टाइल दिखाई देगी, जो उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे थी कि भाई जो अभी धरती को क्रॉस करता हुआ बाहर आया, कहीं वो डैमेज ना हो जाए, इसके लिए एक एडिशनल कवरिंग उसके बाहर प्रेजेंट होती है. ये सिर्फ मोनोकोट में होती है, डाइकोट में नहीं होती है.
एक क्वेश्चन आप याद रखना, ये आपके शुरुआत के टॉपिक का क्वेश्चन है, मोस्ट इवोल्व्ड प्लांट कौन सा है? तो याद रखना रिसेंटली इवोल्व्ड जो प्लांट है मोनोकोट है। सबसे ज्यादा रिसेंटली अगर कोई प्लांट है तो वो कौन है? मोनोकोट है। डाइकोट पहले आए थे, बाद में मोनोकोट आया है। याद रखो बेटा जिस बात को। ये नाम रखे गए किस बेसिस पे? अगर एम्ब्रियो बनते टाइम पे एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कोटलिडन है तो वो है मोनोकोट, और अगर दो हैं, ये तो मैंने हटा रखा है आपको समझाने के लिए, और अगर दो हैं तो वो है बेटा जी डाइकोट। ये बात आपको याद रखनी है। ये दो क्लास है आपके बेटा जी एंजियोस्पर्म की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द कोटिलिडन प्रेजेंट विद इन द एम्ब्रियो। एक है तो वो क्या है, और दो है तो वो क्या है, वो बातें हैं बेटा जी। अब एक सीड वर्ड को आपको समझाते हैं, उस पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो समझो बात को जरा कि सर ये हमारा एक ओव्यूल था, सर ये ऐसे हमारी इंटीगुमेंट थी, सर यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है और वहाँ पे सर इस तरह से एक एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया। यहाँ पे सर एंडोस्पर्म बना तो एंडोस्पर्म का यूज कर लिया और सर वो उसने बन गया। ठीक बात है सर, ये ऐसे हमारा ओव्यूल। अब क्या होगा सर? अब मैं कहूँगा बेटा जी सीड जो है वो बनेगा कैसे? इस ओव्यूल की बेटा जी राइपनिंग होगी, और राइपनिंग के बाद ये जो ओव्यूल है वही राइपन होके क्या बनने वाला है बेटा जी? यहाँ पे सीड बनने वाला है। कैसे? तो मैं कहूँगा बेटा जी ये इंटीगुमेंट जो है, आप इसका नाम बोलते हो बेटा जी आउटर इंटीगुमेंट, और बेटा जी ये है हमारे इनर इंटीगुमेंट। जिनके बेटा इन्होंने अपनी वाटर का लॉस किया, कितना? 85 से 90% इन्होंने वाटर का लॉस किया। 85 से 90% इन्होंने वाटर का लॉस किया, तो ये बहुत रिजिड हो गया, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, और ये बन गई दोनों सीड कोट। तो यहां पे सीड कोट एक नहीं दो सीड कोट हो गया। उसके नाम को सुनो बेटा जी, आउटर इंटीगुमेंट बिकम टेस्टा एंड द इनर इंटीगुमेंट बिकम टैगमन। ये दोनों सीड कोट। तो कोई पूछे आपसे सीड कोट किससे बनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रुति जी, सीड कोट फॉर्म बाय द राइपनिंग ऑफ द ओव्यूल। ये एक ओव्यूल ही राइपनिंग होके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या बनने वाला है बेटा जी? यहां पे सीड कोट बनने वाला है। ठीक बात है। तो सीड कोट का नंबर कितना है जिम्नो में और एंजियो में? तो आंसर बनता है जिम्नो के अंदर सीड कोट का नंबर 1 है और एंजियो में सीड कोट का नंबर 2 है। आपके सामने आंसर है, क्योंकि भाई यहां इंटीगुमेंट भी तो 2 है। और निधि बेटा अगर इंटीगुमेंट 2 है तो याद रखो आउटर इंटीगुमेंट इज नोन एज टेस्टा, ये नाम है आउटर सीड कोट का, एंड द इनर इंटीगुमेंट इज नोन एज टैगमन। तो सीड कोट भी 2 हैं, तो हमने आउटर सीड कोट को कहा टेस्टा है और इनर सीड कोट को कहा हमने वो टैगमन है। तो सीड कोट के बेटा जी मैं नाम बता रहा हूं वो 2 है, टेस्टा और टैगमन, जबकि आपके इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म में एक ही सीड कोट होती है, यहां 2 सीड कोट है। डिफरेंस को समझो। अगले बात आती है सर, अगर सोचो यहां पे जब ये एम्ब्रियो सैक बना और ये न्यूसेलस सेल कंप्लीट कंज्यूम नहीं हुई है, ये न्यूसेलस सेल अभी भी यहां प्रेजेंट है। पारस ऐसा हो सकता ना, प्रोबेबिलिटी सोच के देखो कि सर अगर ऐसा हो जाए ये एम्ब्रियो सैक ने न्यूसेलस सेल से न्यूट्रिशन लेकर ही डेवलप हुआ था, बट स्टिल कुछ न्यूसेलस सेल बच गई। अब सर यहां एम्ब्रियो बन गया, बट अभी भी इस ओव्यूल में ये न्यूसेलस सेल बची हुई है, और सर अब ये राइपनिंग कर रहा है और अब ये सीड में कन्वर्ट हो रहा है और ये इंटीगुमेंट सीड कोट बन गए। सर अब न्यूसेलस सेल क्या होगा? मैं कहूंगा न्यूसेलस सेल अभी भी वहां पे परसिस्ट करेंगे, प्रेजेंट रहेंगी, पर मैं अब इनको वहां न्यूसेलस नाम ना देके एक नया नाम दूंगा, नाम दूंगा बेटा जी पेरिस्पर्म।
अब वंशिका गुड़िया नाम आता है पेरिस्पर्म, प्रिया, मानसी, मीनाक्षी, नाम आता है गुड़िया पेरिस्पर्म, क्या है? तो आप कहोगे रिमेनिंग्स ऑफ द न्यूसेलस सेल विद इन द सीड। मैंने कहा सपना गुड़िया रिमेनिंग ऑफ न्यूसेलस सेल शिवानी, मीनाक्षी, शिक्षा, कनिष्का गुड़िया, क्या है पेरिस्पर्म? न्यूसेलस का ही हमने नाम बदल दिया और हमने बोला पेरिस्पर्म इज द रिमेनिंग ऑफ द न्यूसेलस सेल प्रेजेंट विद इन सीड। एक सीड में अगर न्यूसेलस सेल प्रेजेंट है तो हम कहेंगे वो कहलाएगा पेरिस्पर्म। दिमाग में पॉइंट आएगा सर कोई एग्जांपल है ना, कैस्टर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कैस्टर, इनके सीड में बेटा जी हमेशा न्यूसेलस सेल परसिस्ट करती है, प्रेजेंट रहती है, तो हम उसे नाम देते हैं पेरिस्पर्म। तो एग्जांपल क्या दिए मैंने? ब्लैक पेपर, कैस्टर, कॉफी आर द एग्जांपल ऑफ द न्यूसेलस जहां पे प्रेजेंट रहती है, मतलब पेरिस्पर्म उनमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये भी एक बात होगी जो आपके समझ में आ गई। सर अब एक और बात को हम समझते हैं, और क्या समझते हैं? जब ये एम्ब्रियो डेवलप हुआ तो दो तरह की कंडीशन रह सकती है, ये आपको समझ में आ गया तो इसको मैं रब कर रहा हूं, एक और डायग्राम बना रहा हूं। सर एक तो आपने डायग्राम ऐसा बनाया, बट ये भी तो हो सकता है कि सर ये इंटीग्यूमेंट बाहर प्रेजेंट थी, सॉरी, कि सर यहां पे ये एम्ब्रियो बना और सर हबीबी यहां पे एंडोस्पर्म बच्चा हुआ है। श्रुति जी मैं दो तरह के डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने। क्या दो तरह के डायग्राम है? कि सर एम्ब्रियो जब बना उस टाइम पे कंप्लीट एंडोस्पर्म कंज्यूम हो गया। क्वेश्चन समझो तरुण, पारस, कंप्लीट एंडोस्पर्म गेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। कंप्लीट एंडोस्पर्म गेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, तो ये कंडीशन है। एंड इफ कंप्लीट एम्ब्रियो इज नॉट गेट कंप्लीटली, मैं कहूंगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, कंप्लीट एंडोस्पर्म इज नॉट यूटिलाइज्ड। कंप्लीट एंडोस्पर्म आपने यूटिलाइज नहीं किया गरिमा जी, तो ऐसा भी तो हो सकता है। दो तरह के डायग्राम आपके सामने हैं, तब इनके लिए कुछ वर्ड यूज करना पड़ेगा। मैं कहूंगा ये जो सीड होता है इसे हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, और सिंपल सा नाम दे दो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नाम देना है आपको। यहां पे वर्ड को समझिएगा, सर एंडोस्पर्म प्रेजेंट, तो आप इसे कहोगे ये है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, या आप उसे कहोगे एंडोस्पर्मिक सीड। नाम आपके सामने है, समझना है चीजों को। इफ कंप्लीट एंडोस्पर्म इज नॉट गेट यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो and some endosperm remain within the seed, then such seed is known as X नहीं लगाना है आपको, आपको बोलना है एल्ब्यूमिनस सीड, और इसके लिए वर्ड लगा दो एक्स एल्ब्यूमिनियस। आपने बोला एल्ब्यूमिनियस सीड, द सीड इन विच एंडोस्पर्म रिमेन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, such type of seed is known as albuminous seed, और हम इन्हें कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एक्स एल्ब्यूमिनियस जहां पे कंप्लीट एंडोस्पर्म गेट यूटिलाइज, नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं। एग्जांपल बड़ा कॉमन, पी, ग्राम,
चना, पी कह सकते हो, ग्राम कह सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स एल्ब्यूमिनियस और द नॉन एंडोस्पर्मिक। यहां पे कैस्टर, कॉफी, सबसे जबरदस्त कोकोनट, आपके जो भी वीट है, मेज है, राइस है, ये सब इसी में आते हैं बेटा जी। तो आप कहोगे एल्ब्यूमिनियस का एग्जाम्पल में वीट, मेज, जो भी आपका राइस वगैरह है, आप कहोगे यहाँ पे आपका कस्टर्ड, आप कहोगे यहाँ पे कोकोनट, खाते हो कोकोनट का एंडोस्पर्म तो बेटा जी आप लोग। एंड यहाँ पे कहोगे पी है, ग्राम है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एक्स एल्ब्यूमिनियस नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब पॉइंट आता है सर जिम्नोस्पर्म में कौन सा था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन दे रखा जिम्नो पे। अभी मैंने आपसे कहा मोस्ट रिसेंट अगर कोई प्लांट है तो वो है बेटा जी मोनोकॉट। तो मैं कहूंगा इनमें हम जिम्नोस्पर्म में अगर टाइप को ढूंढे तो जिम्नोस्पर्म के सीड है बेटा जी डाइकॉट। जिम्नोस्पर्म के सीड भी है डाइकॉट। पॉइंट है जो आपको याद रखना है प्रिया, जिम्नोस्पर्म के सीड है डाइकॉट और वहां भी एंडोस्पर्म है, फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट है। तो क्या कहोगे, जो भी आपके जिम्नोस्पर्म के सीड हैं दीज आर डाइकोटिलिडन, 2 कोटिलिडन है उसमें, एंड आर एंडोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्म के सीड का फीचर भी आपको याद रखना है। आज टेस्ट है तो वो भी बात याद रखना, वो एल्ब्यूमिनियस है और बेटा जी वो एंडोस्पर्मिक है और उनमें 2 कोटिलिडन होते हैं। याद रखना इस बात से। ये कुछ वर्ड थे जो आपको और समझाने थे। चलिएगा आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को रिवाइज करना है अपना जिम्नो और टेडो को, आज उनका टेस्ट होगा। फिर आपके और कुछ टॉपिक लेते हैं कल लाइव क्लास में और आपका असाइनमेंट्स वगैरह डिस्कस करते हैं आपसे। जो भी डाउट हो बेटा जी आज के डाउट सेशन में जिस तरह बात हुई ऐसे पूछते रहो मेरे भाई, अच्छा रहेगा। चलिएगा, थैंक यू बच्चा लोग।